नमस्कार। आज हम 2008 के मुंबई आतंकी हमलों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो द मुंबई 2008 टेरर अटैक्स नाम के दस्तावेज के कुछ हिस्सों से ली गई है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमले कैसे हुए, क्या क्रम था घटनाओं का, असर क्या पड़ा और फिर बाद में क्या कदम उठाए गए। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा हमला था जिसने अपनी प्लानिंग और जिस बेरहमी से इसे अंजाम दिया गया, उसने पूरी दुनिया को सच में हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 26 नवंबर 2008। तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? कहानी शुरू होती है अरब सागर से। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि 10 आतंकी थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा से बताया गया, और वो आए समुद्र के रास्ते से। ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला था। हाँ बिल्कुल, समुद्री रास्ता चुनना ही उनकी तैयारी दिखाता है। उन्होंने फिर रास्ते में एमवी कुबेर, एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव थी, उसे अगवा कर लिया। हाँ। और उसकी क्रू को मार दिया गया और कप्तान को मजबूर किया कि वो नाव मुंबई के नजदीक ले जाए। सोचिए कितनी खौफनाक शुरुआत थी ये। बहुत ही ज्यादा। फिर 26 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे का वक्त रहा होगा। ये आतंकवादी एक छोटी इन्फ्लेटेबल नाव, डिंगी कहते हैं जैसे, हाँ डिंगी, उसका इस्तेमाल करके बदवार पार्क के पास किनारे से मुंबई शहर में घुस आए। अंधेरा, समुद्र, पूरी प्लानिंग थी। बिल्कुल। शहर में घुसने के बाद क्या हुआ? वो फौरन ही दो लोगों के 5 ग्रुप्स में बढ़ गए। हाँ। और जो पहले से तय ठिकाने थे उनकी तरफ बढ़ गए। ये जो बिखराव था, ये क्या बताता है? ये रणनीति। देखिए, ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी, कह सकते हैं मिलिट्री जैसी रणनीति थी। उनका अलग अलग ग्रुप्स में बंटना साफ दिखाता है कि मकसद सिर्फ एक जगह हमला करना नहीं था, बल्कि पूरे शहर में एक साथ कई जगहों पर दहशत फैलाना, अफरा तफरी मचाना और सबसे जरूरी जो सुरक्षा बल हैं उन्हें उलझा देना था। अच्छा। हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि ये फैलाव उनकी प्लानिंग का एक अहम हिस्सा था, ताकि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो और बचाव का काम मुश्किल बन जाए। हाँ, ये बात तो है। और निशाने भी उन्होंने ऐसे चुने जो मुंबई की पहचान है, जहां बहुत भीड़ रहती है। 5 मुख्य जगह थी। पहला निशाना, शहर का दिल कह लीजिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सीएसटी रेलवे स्टेशन। मुंबई की लाइफलाइन, हर वक्त हजारों लोग। वहां 2 हमलावर घुसे और AK-47 राइफलों से बस अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वो सबसे खूनी हमला साबित हुआ, है ना? हाँ बिल्कुल, सीएसटी सबसे घातक था। वहां का मंजर, जो तस्वीरें आई बाद में, आज भी याद करके सिहरन होती है। सबसे ज्यादा जाने वहीं गई। दूसरा निशाना बना लियोपोल्ड कैफे। वो जगह तो टूरिस्ट्स में, विदेशियों में बहुत पॉपुलर है। हाँ, और स्थानीय लोगों में भी। वहां भी हमलावरों ने घुसकर गोलीबारी की और कुछ ही मिनटों में कई लोगों को मार दिया। कितना अचानक और क्रूर था ये सब। बहुत ज्यादा। सिर्फ होटल नहीं है, ये मुंबई की शान है एक तरह से। अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। बिल्कुल। ताज होटल में 4 हमलावर घुसे और वहां तो सबसे लंबा बंधक संकट चला। हाँ, लगभग 60 घंटे। मेहमानों को बंधक बनाया, होटल में आग लगा दी और करीब 60 घंटे लगभग 3 दिन सुरक्षा बलों से उनकी मुठभेड़ चलती रही। धमाके भी हुए अंदर। हाँ, कई धमाके हुए। कितने ही मेहमान, होटल स्टाफ मारे गए या बुरी तरह घायल हुए। ये शहर पर एक बहुत गहरा जख्म था। सच में। और ऐसा ही कुछ ओबरॉय ट्राइडेंट में भी हुआ। वहां 2 हमलावर घुसे थे। हाँ, 2। उन्होंने भी मेहमानों को बंधक बनाया, कई लोगों की हत्या की। भारतीय कमांडोज ने वहां भी एक बहुत मुश्किल और लंबा ऑपरेशन किया, तब जाकर होटल खाली हुआ। हाँ, इन दोनों होटलों पर हमले ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। अब ये जो जगहें चुनी गई, बड़े होटल, मशहूर कैफे, इसका कोई खास मतलब था? हाँ बिल्कुल, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत यही बताते हैं कि ये महज इत्तेफाक नहीं था। ये सिर्फ लोगों को मारना नहीं था। ये मुंबई की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, भारत के आर्थिक केंद्र के तौर पर उसकी पहचान है, टूरिज्म है, उस पर सीधा हमला था। अच्छा। क्योंकि ये ऐसी जगह हैं जहां विदेशी नागरिक बहुत आते जाते हैं, तो जाहिर है एक मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डर फैलाना और भारत को दुनिया के सामने असुरक्षित दिखाना भी था। हम ये मंशा तो बिल्कुल साफ दिखती है। और 5वां निशाना, वो भी कम अहम नहीं था, नरीमन हाउस। हाँ, कुलाबा में यहूदी सामुदायिक केंद्र, जिसे चबार्ड हाउस भी कहते हैं। यहूदी समुदाय के लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक जगह। बिल्कुल। वहां 2 हमलावरों ने रैबे गैब्रियल होल्सबर्ग, उनकी पत्नी रिवका और कुछ और लोगों को बंधक बना लिया। एक और मुश्किल बंधक सी थी
हाँ, और वो भी काफी समय तक चली। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब एनएसजी कमांडोज ने उस इमारत पर भी ऑपरेशन किया। हेलीकॉप्टर से उतरे थे कमांडोज, है ना? हाँ, वो बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन अफसोस के बचाव दल के पहुंचने से पहले ही हमलावरों ने ज्यादातर बंधकों को मार दिया था। ये भी बहुत दुखद था। सोचिए, एक ही वक्त पर शहर के अलग अलग हिस्सों में इतने सारे हमले चल रहे हैं, बंधक संकट हैं, सीएसटी, 2 बड़े होटल, एक कैफे, एक कम्युनिटी सेंटर। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये फैलाव और हमलों का ये तरीका शहर के सुरक्षा तंत्र के लिए एक ऐसी चुनौती थी जिसका उन्होंने शायद पहले कभी सामना नहीं किया था। रिस्पॉन्स करना ही बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर भारतीय सुरक्षा बलों ने कैसे निपटा इससे? शुरुआती घंटों में तो मुंबई पुलिस ही थी सामने। हाँ, सबसे पहले वही थे। उनके पास हथियार भी सीमित थे, आतंकियों के AK-47 और ग्रेनेड के मुकाबले। बिल्कुल। फिर भी कई पुलिस वालों ने बहुत बहादुरी दिखाई, डटकर मुकाबला किया, कई शहीद भी हुए, जैसे तुकाराम ओम्बले जी, उनका जिक्र तो आएगा ही। हाँ, उनकी बहादुरी तो असाधारण थी। लेकिन जैसे जैसे हालात की गंभीरता साफ हुई तो लगा कि स्पेशल फोर्स की जरूरत है। हाँ, जरूरत महसूस हुई। तो फिर दिल्ली से एनएसजी कमांडोज मतलब ब्लैक कैट कमांडोज और मार्कोस भी। हाँ, नेवी की मरीन कमांडोज मार्कोस, उन्हें फौरन मुंबई भेजा गया। ये खास ऑपरेशनों के लिए ही प्रशिक्षित होते हैं ना? बिल्कुल। और तब शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। हाँ। ये एक मल्टी एजेंसी ऑपरेशन था। मकसद था बंधकों को छुड़ाना और सभी आतंकियों को खत्म करना। हाँ। और ये चल रहा था एक साथ कई जगहों पर, ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाउस। बहुत जटिल रहा होगा। बहुत ज्यादा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि शहरी माहौल में, खासकर मुंबई जैसे घने शहर में, इस तरह बिखरे हुए हमले और वो भी एक साथ कई जगहों पर, इनसे निपटना सुरक्षा बलों के लिए कितना मुश्किल होता है। हाँ, स्रोत इस बात पर रोशनी डालते हैं कि संकरी गलियां, अनजाने मारतें, अंदर आम लोग हैं, बंधक हैं, लगातार गोलीबारी, धमाके, इन सब ने ऑपरेशन को बेहद खतरनाक और पेचीदा बना दिया था। सही बात है। करीब 60 घंटे लगे, जैसा आपने कहा। ये खुद बताता है कि चुनौती कितनी बड़ी थी। और ये इस बात को भी दिखाता है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग, अच्छे हथियार, सटीक इंटेलिजेंस और अलग-अलग एजेंसियों में तालमेल वो कितना ज्यादा जरूरी है। और आखिरकार 29 नवंबर 2008 की सुबह सुरक्षा बलों ने ताज होटल में जो आखिरी आतंकी बचे थे उन्हें भी मार गिराया। हाँ, ऑपरेशन सफल हुआ। सफल रहा, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद 9 हमलावर मारे गए। 9 मारे गए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जिसने जांच को और साजिश को समझने में बहुत मदद की। 10वां आतंकवादी अजमल कसाब वो जिंदा पकड़ा गया। हाँ, ये बहुत अहम था। ये हुआ सीएसटी स्टेशन पर हमले के बाद, जब वो और उसका साथी भाग रहे थे। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले ने वो निहत्थे थे। निहत्थे होकर भी उन्होंने कसाब को दबोच लिया। हालांकि इस कोशिश में आतंकियों की गोली से वो शहीद हो गए, पर उनकी इस बहादुरी ने एक जिंदा सबूत दे दिया। उनकी शहादत ने जांच की दिशा बदल दी। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना ये वाकई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सही कहा ना? बिल्कुल, ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण था। स्रोत बताते हैं कि कसाब से जो पूछताछ हुई और बाद में अदालत में जो उसने गवाही दी, उसने हमले की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अच्छा। उसने न सिर्फ प्लानिंग, ट्रेनिंग, रूट सब बताया, बल्कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा और जो दूसरी पाकिस्तानी एजेंसियां थीं, उनके शामिल होने के पुख्ता सबूत दिए। ये जानकारी भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना केस रखने और हमलावरों के आकाओं पर दबाव बनाने के लिए बहुत जरूरी साबित हुई। ये बात तो है। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो शायद हमले के पीछे की पूरी कहानी और उसके असली मास्टरमाइंड कौन थे ये साबित करना कहीं ज्यादा मुश्किल होता। उसकी गवाही से एलईटी कैसे काम करता है, इसके बारे में भी इंटेलिजेंस को अहम सुराग मिले। तो ठीक है, हमले खत्म हुए, एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया, फिर क्या हुआ? इस सब का नतीजा क्या निकला? पहले तो अजमल कसाब, उस पर भारत की अदालतों में मुकदमा चला। हाँ। पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई, उसे दोषी पाया गया, मौत की सजा मिली और आखिरकार नवंबर 2012 में पुणे की यरवड़ा जेल में उसे फांसी दे दी गई। लेकिन हमलों का असर सिर्फ कसाब की फांसी तक नहीं था। स्रोत बताते हैं कि इस घटना के बाद भारत के पूरे सुरक्षा तंत्र में कई बड़े बदलाव हुए। जैसे क्योंकि हमलावर समुद्र से आए थे तो तटीय सुरक्षा, कोस्टल सिक्योरिटी, उसको मजबूत करने पर बहुत जोर दिया गया। नई पेट्रोल बोट्स आई, रडार सिस्टम लगे, चौकियां बनी। अच्छा, ये जरूरी था। हाँ, बहुत जरूरी।
इसके अलावा जो अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी बीच जानकारी का आदान प्रदान मतलब कोऑर्डिनेशन उसको बेहतर बनाने के लिए नए सिस्टम बनाए गए। आतंकवाद से निपटने के कानून और सख्त किए गए और जो सुरक्षा बल है खासकर एनएसजी जैसी स्पेशल फोर्सेस उनकी क्षमता बढ़ाई गई। एनएसजी के रीजनल हब भी बनाए गए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो देश के अलग अलग हिस्सों में जल्दी पहुंच सकें। ये सब कह सकते हैं उस हमले से सीखे गए सबक थे। सही बात है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ असर हुआ? हाँ बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। इस हमले की पूरी दुनिया में कड़ी निंदा हुई। इसने जो सीमा पार से आतंकवाद होता है उसके खतरे को एक बार फिर सबके सामने ला दिया। और कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। ये सिर्फ भारत पर हमला नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह की चेतावनी थी। चलिए एक बार फिर उन मुख्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो हमारे स्रोत बताते हैं ताकि इस हमले की भयावहता का अंदाजा रहे। ये हमले 26 नवंबर की रात शुरू हुए और 29 नवंबर सुबह तक चले, मतलब करीब 60 घंटे, लगभग 3 दिन। हाँ, करीब 60 घंटे तक मुंबई शहर एक तरह से थमसा गया था, बंधक बना रहा। इन हमलों में कुल मिलाकर जाने गईं 166 लोगों की। 166 जाने। इनमें आम नागरिक थे, पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान थे और कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये जिंदगियां हैं। बिल्कुल, हर नंबर के पीछे एक कहानी है। और आतंकवादी कुल 10 थे। हाँ 10। 9 मारे गए ऑपरेशन में और एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। तो इन स्रोतों से जो जानकारी हमें मिली है वो मुंबई हमलों की एक तस्वीर पेश करती है। कैसे उन्हें प्लान किया गया, कैसे अंजाम दिया गया और उनके कितने गहरे और दूर तक जाने वाले नतीजे हुए। ये दिखाता है कि कैसे आतंकियों ने एक बड़े शहर को दहलाने के लिए मतलब गुरिल्ला युद्ध जैसी रणनीति और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। हाँ। और साथ ही इसने हमारे सुरक्षा तंत्र की तैयारियों और कह सकते हैं चुनौतियों को भी सबके सामने ला दिया। हाँ, ये घटना कई जरूरी सवाल खड़े करती है। जैसे स्रोत इशारा करते हैं कि कैसे घनी आबादी वाले शहर जो इतने खुले हैं, आपस में जुड़े हैं, वो आतंकवादियों के लिए कितने आसान निशाने बन सकते हैं। और जो बचाव अभियान थे उनकी जटिलता और बाद में जो सुरक्षा सुधार हुए वो दिखाते हैं कि ऐसी आपदाओं से निपटने और उन्हें रोकने के लिए लगातार चौकसी, बेहतर इंटेलिजेंस, तेज प्रतिक्रिया क्षमता और शायद सबसे बढ़कर आम लोगों की जागरूकता कितनी जरूरी है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है जिस पे शायद हमें सोचने की जरूरत है। भविष्य में ऐसे हमलों को पूरी तरह रोकने के लिए और क्या किया जा सकता है, और इस कोशिश में सुरक्षा और जो नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना शायद हमेशा जारी रहेगा।